हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है। सो होली होली आप लोगों ने बिता लिया होगा। कैसे कैसे रही होली आप लोगों की? बहुत अच्छी। चलिए, अब जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। सो उसको कंटिन्यू थोड़ा सा करते हैं। पिछली क्लास में हमने सिंपली कूलम्स लॉ पढ़ा था। एक्चुअली कूलम्स लॉ था क्या? कूलम्स लॉ ने बोला था कि जब भी आप किसी भी दो पॉइंट चार्जेस को वैक्यूम में रखते हैं तो उनके बीच में वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, मतलब फोर्स एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे? कूलम्स ने बोला बेसिकली उस फोर्स को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर का एक फॉर्मूला दिया था। बात क्लियर है? उसके थ्रू हम लोगों ने दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको मैग्नीट्यूड को फाइंड करना सीखा था। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखो बच्चों, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। लेट्स से टू स्टेशनरी point charge of plus minus 3 microcoulomb are placed in vacuum and separated by 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? मतलब क्या है? देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं खुद आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे करना होता है। दो पॉइंट चार्ज है हमारे पास ना। एक पॉइंट चार्ज लिया हमने, ये इस पे +3 कूलम, ये आपका +3 कूलम का पॉइंट चार्ज है, +3 माइक्रोकूलम। ठीक है ना। और दूसरा जो था आपका क्या है? -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है। और इन दोनों के जो सेंटर के बीच का सेपरेशन, मतलब दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का सेपरेशन गिवन है कितना है? वो आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है। हमें ये देखना है बच्चों, ये जो पॉइंट चार्ज, इसको मैंने नेमिंग कर दिया। लेट्स से पॉइंट चार्ज 1 है और ये पॉइंट चार्ज 2 है। तो पॉइंट चार्ज 1 पॉइंट चार्ज 2 पे जो फोर्स अप्लाई करेगा वो क्या करेगा? उसको अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। अगर वो अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब क्या है? देखो, फोर्स ऑन 2 बाई 1, F21 फोर्स। और वहीं पे आप देख सकते हैं जो आपका पॉइंट चार्ज 2 होगा, पॉइंट चार्ज 1 पे जो फोर्स अप्लाई करेगा वो क्या होगा? दैट इज फोर्स ऑन 1 बाई 2। पॉइंट चार्ज 2 पॉइंट चार्ज 1 को अपनी ओर खींचेगा ना। अब इनके मैग्नीट्यूड को हमें फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, क्या बोला था कूलम चाचा ने? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगर मुझे F12 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना, F12 फोर्स जो अप्लाई हो रही है इसका मैग्नीट्यूड मान लिया F12 है, तो वो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना। और क्योंकि आपका जो ये पॉइंट चार्ज रखे हुए, कहाँ रखा आपने इसे? वैक्यूम में। ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जब वैक्यूम में होता है तो हम K की वैल्यू क्या लेते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जो F12 आएगा, फोर्स ऑन 1 बाई 2, मतलब पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 पे जो फोर्स अप्लाई करेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया था, क्या होता है? बताया था ना, जो K होता है वैक्यूम या फिर एयर में, इसका एक्सप्रेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना, SI यूनिट में। इसकी वैल्यू यहाँ पे आप रख देंगे 9 इंटू 10⁹ ठीक है ना। ये पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ इंटू। अब Q1 क्या आपका? यहाँ पे ध्यान देंगे, माइक्रो कूलम में है तो मेरे से कूलम में रिप्रेजेंट करना होगा। और ये भी मैंने आपको बताया था, एक माइक्रो कूलम में कितने कूलम होते हैं? 10⁻⁻6 कूलम। तो यहाँ पे +3 माइक्रो कूलम, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। इसका मतलब 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इंटू Q2 देखिए -3 है तो हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, वो भी 3 माइक्रो कूलम में। 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का 3 सेंटीमीटर, दूसरे मीटर में होना चाहिए, क्योंकि आपने जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाला था उस टाइम बताया था मैंने, सभी पैरामीटर SI यूनिट में होने चाहिए। तो डिस्टेंस SI यूनिट जो लेंगे मीटर होगा, इसका मतलब क्या है? 3 सेंटीमीटर को मीटर में 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। बताया था आप लोगों को, देखो पता होगा 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर, या फिर आप ये बोल सकते हो क्या? 0.01 मीटर। क्लियर है? आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर होगा। ठीक है ना। चलिए, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। आप सॉल्व कर देंगे, देखते हैं सॉल्व करते हैं क्या आता है। ये मैं मिटा देता हूं जरा।
देखो बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं जरा हम। तो फोर्स ऑन 1/2 दैट विल बी व्हाट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, और ये देखो 3 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -6, -6 क्या हो जाएगा -12 अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर -4 ना। देखो यहाँ पे 3 3 जाना है, इससे ये कैंसिल हो गया। 10 टू द पावर -4 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये -12 है तो इसको वो -8 कर देगा। इसका मतलब F12 जो रहा वो आपका हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर, बताइए तो -8 हो जाएगा, है ना। या फिर अगर आपको नहीं समझ में चीज आ रही तो -12, ये ऊपर जाएगा क्या जाएगा +4, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर फोर्स ऑन 1/2 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -8। अब देखो तो ये 10 पावर 9 है, 10 पावर -8, इसका मतलब क्या जाएगा फोर्स ऑन 1/2 दैट इज 9 इंटू 10, है ना। 9 - 8 आप कर लीजिए अगर ज्यादा हुए तो। सो F12 क्या जाएगा 9 इंटू 10 दैट इज व्हाट 90 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल 2 है वो 1 पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड 90 न्यूटन है, और उसका डायरेक्शन की ओर बात की जाए किस ओर कर रहा है वो अपनी ओर खींच रहा है, मतलब 1 से 2 की ओर वो अप्लाई कर रहा है। बात क्लियर है आप लोगों को ना। अब जरा देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों ये बताओ पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 90 न्यूटन। सेम प्रोसीजर उसमें भी हम अप्लाई करेंगे, है ना। F21 क्या जाएगा K Q1 Q2 R स्क्वायर, सब कुछ सेम है वैल्यू, तो उसमें भी जो फोर्स F21 अप्लाई होगा, F21 की जो वैल्यू आएगी वो भी 90 न्यूटन ही आएगी, है ना, क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं। आई होप क्लियर है आप लोगों को। बहुत बढ़िया बच्चों। सो अगर एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक काम करो, अगर मैं डिस्टेंस को क्या करता हूं डबल कर देता हूं, ठीक है ना। अगर आप डिस्टेंस को 6 सेंटीमीटर आप कर दीजिए, फिर कैलकुलेट कीजिए फोर्स कितना आ रहा है। देखिए तो पहले केस में डिस्टेंस आपका जब 3 सेंटीमीटर था, सो उस केस में जो ये एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था 90 न्यूटन आ रहा था। ये बात क्लियर है। लेट से अगर हम इस डिस्टेंस को क्या करते हैं डबल कर देते हैं, अगर डिस्टेंस को हम डबल कर देते हैं, देखो जरा तो, इफ डिस्टेंस इज डबल, डिस्टेंस इज डबल, इसका मतलब डिस्टेंस कितना कर दिया अब हम लोगों ने, आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर कर दिया। अब जरा फोर्स कैलकुलेट करिए आप लोग, तो क्या आ जाएगा, सेम फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सो F की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना, लिख लीजिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सब कुछ सेम है, बस R को हमने क्या कर दिया 6 सेंटीमीटर कर दिया। उस केस में देखेंगे आप 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 कितना है 3 इंटू 10 पावर -6, Q2 3 इंटू 10 पावर -6। अब R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से बच्चों आप F की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, क्या मुझे बता सकते हो आप, पावर 9 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन में 36 इंटू 10 टू -4। ठीक है ना बच्चों। अब देखो जरा मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। पहले केस का बस हमें याद रखना है कि उनके बीच में जो फोर्स लग रही थी 90 न्यूटन, पहले केस में जो फोर्स लग रही थी, यहां पे लिख लेते हैं ना हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं फोर्स जो लग रही थी पहले केस में 90 न्यूटन की लग रही थी। दूसरा केस यहाँ पे देख लो 9 1 जा 9 9 4 जा 36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा F इक्वल टू 10 टू द पावर -4, ये कितना हो जाएगा आपका -8, और ये 90/4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अब जो फोर्स लग रही है कितनी होगी 22.5 न्यूटन है। यहां से आप इजिली देख सकते हैं बच्चों, पहले केस में जब डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर थी उस टाइम फोर्स 90 न्यूटन थी, जैसे ही आपने डिस्टेंस डबल किया फोर्स 1/4 हो गई। इसका मतलब यह है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। आप देख सकते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो कूलम्स लॉ होता है वो क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। कूलम्स लॉ फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें नहीं। देखो बहुत ध्यान से आप इजिली देख सकते हैं, पहले केस में जब डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर था, है ना, मान लिया R सेंटीमीटर जब था तो फोर्स 90 न्यूटन या F लग रहा था। जैसे ही आपने डिस्टेंस को डबल किया, अगर डिस्टेंस डबल कर दिया फोर्स 1/4 हो गई। क्लियर है ना। तो इसका मतलब कूलम्स लॉ जो फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है।
क्लियर है? ये की पॉइंट था बच्चों आपको। अब हम आगे चलते हैं, ये नोट करके लिख लेना पॉइंट आप। इस न्यूमेरिकल से जो हमने पॉइंट सीखा है वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग, चलो इसको नोट रफ कर देते हैं ना। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि फोर्स जो थे वहां पे हमें डायरेक्शन भी शो करना होता है, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ठीक है, आप मैग्नीट्यूड बता रहे बट किस डायरेक्शन में लग रहा है। पॉइंट चार्ज 1 फोर्स जो अप्लाई कर रहा है 90 न्यूटन का, एक्चुअली पार्टिकल 2 पे, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, वो 1 से 2 डायरेक्शन में कर रहा है। बात क्लियर है ना? समझ में आ रहा है आपको? जो पार्टिकल 1 है पार्टिकल 2 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। ध्यान से देखो बच्चों, यहां से ध्यान से देखना जरा भी। आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो पार्टिकल 1 है पार्टिकल 2 पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कितना कर रहा है, 90 न्यूटन का कर रहा है, बट उसका डायरेक्शन क्या है, 2 से 1 की ओर है। इस चीज को ध्यान से रखेंगे। और पार्टिकल 2 1 पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड 90 न्यूटन है और वो कर रहा है 1 से 2 की ओर। सो इससे हमें ये पता चला है कि जो फोर्स है उसके साथ डायरेक्शन भी देना है। तो कूलम चाचा का एक नया नियम है, उसे क्या देखेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बात क्लियर? तो कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए इसको रफ कर देते हैं। चलो बच्चों देखो, अब अगला जो टॉपिक आप लोगों का वो क्या है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं हम लोग एक्चुअली है क्या ये, ठीक है ना। ध्यान देंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन हम बनाते हैं। लेट्स से ये हमारा एक रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस फ्रेम कर दिया। यहाँ पे ये ओरिजिन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मान लिया एक हमारा पॉइंट चार्ज Q1 है, पॉइंट चार्ज 1 है ना, और दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q2 लिया है। Q1 पॉइंट चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो कितना है, R1 पोजीशन वेक्टर है, क्लियर है। और पॉइंट चार्ज Q2 है, उसका पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना है, R2 है। और इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है, इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का जो सेपरेशन आपको बच्चों दिया गया है वो कितना है, लेट्स से वो R दे दिया मैंने। दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन मान लिया क्या है, R। देखो ये हमने मान लिया ये R है, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बताने जा रहा हूं। अगर हम पॉइंट चार्ज 1 से पॉइंट चार्ज 2 की ओर मूव करते हैं तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा आपका वो इस ऐसे होगा, देखो ये होगा, उसका एरो इधर की ओर होगा। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैंने नाम दे दिया क्या, R21, क्लियर है। अगर मैं पॉइंट चार्ज 1 से पॉइंट चार्ज 2 की ओर मूव कर रहा हूं तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैंने नाम दे दिया R21, और लिखेंगे कैसे इसे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर दैट इज R2, इनिशियल पोजीशन वेक्टर दैट इज R1, क्लियर है। अगर मैं वहीं पे पॉइंट चार्ज Q2 से पॉइंट चार्ज Q1 की ओर मूव करता हूं तो उस केस में मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, ध्यान से देखो इस साइड, ठीक है। इनिशियल पोजीशन मेरा पॉइंट चार्ज Q2 है, फाइनल पोजीशन Q1 है। इस केस में मैंने जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मेरा, मैंने उसे नाम दे दिया R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लिखूंगा कैसे से, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल मेरा क्या है 1 और इनिशियल 2 था, तो R1 पोजीशन वेक्टर माइनस R2 पोजीशन वेक्टर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 है वो इस डायरेक्शन में पॉइंटेड है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 है वो इस डायरेक्शन में पॉइंटेड है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब जरा देखेंगे ध्यान से, कुछ पॉइंट है जिसे नोट डाउन करना होगा आपको बच्चों। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इक्वल है, क्लियर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसे क्वेश्चन नंबर हमने दे दिया। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का सेम है बट डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे की एग्जैक्टली अपोजिट है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो यूनिट वेक्टर होगा R21 का, R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो आपका क्या होगा, माइनस ऑफ R12 कैप, क्योंकि वो अपोजिट है, डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, क्लियर है ना। तो R21 कैप क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ R12 कैप हो जाएगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये हमने सीख लिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखना है और उनका डायरेक्शन। अब ध्यान दो जरा, जो चार्ज Q1 है, Q2 पे फोर्स जो अप्लाई, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो Q1 जो Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा, इन दोनों के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करी उसके अलाउ अवे, तो इसके अलाउ क्या किया आपने, अवे।
दैट इज फोर्स ऑन 2 बाई 1 F21 वेक्टर। इन द सेम वे जो चार्ज Q2 है वो प्लस है, ध्यान दो यहाँ पे ये प्लस है। चार्ज Q2 Q1 को रिपेल करेगा और वो भी किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, अवे, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव है नेचर, तो इस लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए वो भी। दैट इज व्हाट फोर्स ऑन 1 बाई 2 F12। क्लियर है बच्चों आप लोगों को ना। अब यहां से अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा, F12 जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहता हूं तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड फिर डायरेक्शन, तो F12 फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इंटू में। अब क्योंकि यहाँ ये वेक्टर फॉर्म में तो डायरेक्शन भी देनी होगी, F12 किस डायरेक्शन में, देखिए तो जरा, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, हमारा R12 वेक्टर है, और इस वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब F12 जो है R12 कैप की डायरेक्शन में। क्लियर है, यहाँ R12 कैप आपने लगा दिया। क्लियर है ना, मतलब आपका जो फोर्स वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पे आ गया है। क्लियर है ना। इसे ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, ध्यान दो, F12 को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है K Q1 Q2 अपॉन, ये देखो जो मैग्नीट्यूड है ना, R स्क्वायर क्या है, इसके बीच, इन दोनों के बीच का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट जो स्क्वायर है। मैं R स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर का स्क्वायर इंटू में R12 कैप, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि R12 जो है, R12 का मैग्नीट्यूड वो R के इक्वल है। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपको पता है जैसे कि यूनिट वेक्टर R12 को कैसे लिखते हैं, अगर मैं वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है। R12 वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड में कर दूं तो मुझे यूनिट वेक्टर R12 मिल जाता है। सो R12 कैप की जगह अगर ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, देखो तो जरा, F12 क्या बन जाएगा आपका, दैट इज व्हाट K Q1 Q2 अपॉन में, इसको क्या हो जाएगा, ये R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू में R12 कैप को हम क्या लिख देंगे, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 के मैग्नीट्यूड। क्लियर है, या फिर फर्दर हम F12 को क्या लिख सकते हैं, फर्दर हम वेक्टर F12 को लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन में R12 के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू में R12 वेक्टर। सो ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया फोर्स का। इन द सेम वे बच्चों, सेम इसी तरीके से आप F21 को भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन द सेम वे देखिए जरा, तो इसी वे में हम F21 को कैसे लिखेंगे, जो आपका F21 होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू में R21 कैप। या फिर फर्दर हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, जो आपका F21 वेक्टर होगा, दैट इज व्हाट K Q1 Q2 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू, अब R21 कैप को हम क्या लिख सकते हैं, R21 के वेक्टर को अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो मुझे R21 कैप मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर है ना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज R21 का मैग्नीट्यूड। फर्दर F21 को आप क्या लिख देंगे, जो वेक्टर F21 होगा आपका K Q1 Q2 अपॉन में R21 के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू में R21 वेक्टर। सो ये बच्चों आपका वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया है। क्लियर है, यहां से ध्यान देंगे आप लोग, इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो बच्चों, अब देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को जब पता आप लोगों को कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इक्वल यानी अपोजिट फोर्सेस अप्लाई करते हैं, ये भी हम प्रूव कर देंगे कैसे। आइए देखते हैं जरा। लेट्स से बच्चों, ये जो आपका था फोर्स 12, इसे इक्वेशन नंबर 3 आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर, इस वाली को इक्वेशन नंबर 4 आप मेंशन कर दीजिए इसको, ठीक है। इसको 3 कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दिया। लेट्स से कंसीडर हम कर लेते हैं जरा इक्वेशन 3 को हम देखें, है ना। सो आप देखेंगे इन इक्वेशन 3 देखो तो क्या हो जाएगा, जो आपका F12 फोर्स वेक्टर है दैट विल बी व्हाट इक्वल्स टू व्हाट K Q1 Q2 अपॉन में R12 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। ये बात क्लियर आप लोगों को।
अब आपको पता है बच्चों, मैंने आपको बताया था r21 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड और r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और r21 यूनिट वेक्टर जो आपका है वो माइनस ऑफ r12 यूनिट वेक्टर है। बात क्लियर है ना? सो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन से मैं इन दोनों इक्वेशन की जो वैल्यू है इसमें पुट करता हूं। इसका मतलब r12 का जो मैग्नीट्यूड है उसे मैं रिप्लेस कर दूंगा r21 के मैग्नीट्यूड से, और r12 यूनिट वेक्टर को रिप्लेस करूंगा किससे? माइनस r21 वेक्टर से, है ना? देखो r12 को इधर, ये माइनस इधर आ जाएगा, r21 क्या, ठीक है? सो आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी कैन राइट, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है? देखो जो आपका फोर्स F12 वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? K Q1 Q2 अपॉन में R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू माइनस ऑफ R21 यूनिट वेक्टर, R21 कैप आप लिख सकते हैं, कुछ नहीं किया, R12 कैप को मैंने माइनस R21 कैप कर दिया, R12 के मैग्नीट्यूड को R21 मैग्नीट्यूड कर दिया, है ना? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ना सो इसका मतलब ये बच्चों की जो फोर्स F12 वेक्टर रहा आपका, ये माइनस बाहर ले लीजिए आप, माइनस K Q1 Q2 अपॉन में R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में R21 यूनिट वेक्टर, है ना? अब देखो बच्चों जरा इस इक्वेशन, लेट से इस इक्वेशन नंबर हमने क्या कर दिया? 5th कर दिया, ठीक है? इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 को जरा आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि जो F21 वेक्टर है क्या है? K Q1 Q2 अपॉन R21 के मैग्नीट्यूड का इनटू R21 कैप, ये वाला जो एक्सप्रेशन है किसके इक्वलेंट है? F21 वेक्टर के इक्वल है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सर जो F12 वेक्टर होगा वो किसके? माइनस ऑफ F21 वेक्टर के है। क्लियर है? ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है बच्चों ये किसके इक्वलेंट है? ये F21 वेक्टर के इक्वलेंट है, तो पहले पुट कर दी यहाँ पे। बात क्लियर है आपको ना? इससे हमें ये पता चला बच्चों देखो कि F12 वेक्टर है वो माइनस ऑफ F21 वेक्टर है। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट है। बात क्लियर है? सो हम ये बोल सकते हैं कि जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन थर्ड लॉ ओबे करता है। बात क्लियर है? तो यहां से आप पॉइंट लिख लेंगे क्या? चार्ज पार्टिकल अप्लाई फोर्स इक्वल फोर्स, है ना? चार्ज पार्टिकल अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। क्लियर है? पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये बोल सकते हैं आप, अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं तो न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करते हैं। सो आप ये लिख सकते हैं कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। क्लियर है? और एक और पॉइंट आप यहां से देख सकते हैं बच्चों, देखो जो Q1 चार्ज पार्टिकल है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है Q2 पे, वो बिल्कुल इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है उसी के अलोंग और सेंटर पे, है ना? उस चार्ज पार्टिकल के सेंटर पे बिल्कुल फोर्स अप्लाई करता है। इन द सेम वे Q2 चार्ज पार्टिकल भी Q1 पे जो फोर्स अप्लाई करता है उस लाइन के अलोंग ही अप्लाई करता है जो इन दोनों को ज्वाइन करती है, और चार्ज पार्टिकल के बिल्कुल सेंटर पे, इसीलिए इसे सेंट्रल फोर्सेज भी बोलते हैं। ठीक है? बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, सो ये बेसिक पॉइंट है, आप लिख लीजिए अप्लाई सेंट्रल फोर्सेज, या सिंपल के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज और सेंट्रल फोर्सेज, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज। खत्म। क्लियर है यहाँ तक? ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हुआ बच्चों कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। ठीक है ना? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको हमें नोट डाउन करना होगा। इसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं अगला पॉइंट। अब देखेंगे हम लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या क्या है, इसको रफ कर दिया जाए। चलिए अगला जो टॉपिक है आप लोगों का क्या है, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। देखो बच्चों, अगला जो पॉइंट आपका है क्या है, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। क्या लिमिटेशन है बच्चों? आपको पता था कि कूलम्स ने जो बोला था कि दोनों जो पॉइंट चार्ज होने चाहिए,
है ना, दोनों चार्ज पार्टिकल जो होने चाहिए एक्चुअली वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए और स्टेशनरी होनी चाहिए, ठीक है। चार्जेस आर एट रेस्ट, पहली बात वो रेस्ट में होना चाहिए। दूसरा, चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्ज, चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्ज ना। अब यहाँ पे बहुत सी बातें चलती है, बहुत से लोग बताते हैं कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल, जैसे मान लिया कि दोनों ही पॉइंट चार्ज हैं, क्लियर है ना, इन दोनों का रेस्ट में होना जरूरी है। लेट्स से बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है और दूसरा मोशन में है तो भी कूलम्स लॉ अप्लाई होता है, बट एक कंडीशन ये होती है कि हमेशा इस चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है पार्टिकल, उससे फिक्स चार्ज पार्टिकल का सेपरेशन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि क्योंकि कूलम्स लॉ जो था वो किसके लिए था, बोला था उसने कि जब दोनों चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो। बात क्लियर है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें कोई भी चार्ज मूव ही नहीं करता है, आपको वो प्रॉपर्टी पढ़नी है इसमें, जब चार्ज रेस्ट में होता है। इस केस में तो एक चार्ज मोशन में हो गया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, क्लियर है ना। सो मतलब क्या है कि हम चार्ज जब रेस्ट में हो उससे रिलेटेड जितनी फिनोमिना प्रॉपर्टी उसको पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, ठीक है। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अगर ये मूव कर रहा है, इससे जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट है उससे अगर मूव करने वाले चार्ज पार्टिकल का जो सेपरेशन फिक्स रहे, मेरे हिसाब से जो बच्चों जो दिया गया है क्या कि जब चार्जेज आर एट रेस्ट, दोनों ही चार्जेज जब रेस्ट में हो तो आप कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। और आपका चार्जेस जो होने चाहिए वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए, ठीक है। ये बेसिक लिमिटेशन थी कूलम्स लॉ की। और इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक हम लोग करेंगे और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अच्छे से आप लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। हर एक वीडियो को अच्छे से आप गो थ्रू करेंगे और कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कीजिए, या कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता है इससे रिलेटेड उसे दोबारा न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग समझाएंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय।